साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मसूद रजा साहब, आपको पता है कि पीटीआई की क़यादत के अंदर एक बड़ा तजाद है जो ट्वीट किया गया है, और शेख मुजीब और जनरल यहिया साहब के हवाले से आपको पता है एक बड़ा तजाद है। कुछ कह रहे हैं कि वो खुद ऑपरेट नहीं करते, कुछ कहते हैं कि अगर ऑपरेट नहीं करते तो अभी तक ट्विटर पे ट्वीट क्यों मौजूद है। क्या कहेंगे सूरत हाल को? एक बहुत बड़ा टकराव एक नजर आ रहा है अपने आप को, क्या कहेंगे? जी, इस पर बड़ी बात हो चुकी और सीधा सा मामला है कि साना मशरकी पाकिस्तान को या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को वो एक छोटे से ट्वीट में समूह देना, ये कोई इंसाफ पर मबनी बात नहीं है। बहुत सी चीजें इसमें हैं जो निगलेक्ट हो रही हैं। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त बड़ी तलखियां बढ़ गई हैं। सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली हैं और कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल मुल्क के लिए, कौम के लिए, इन हालात के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि बदकिस्मती की बात है कि हम एक ऐसी नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पर सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, हुकूमत, सब ने कोई ना कोई पोजीशन ली हुई है और मुल्क जो है वो गुर्बत और परेशानी और बेरोजगारी और इस तरह के मसाइल में उलझा हुआ है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि कौमी इश्यूज के ऊपर जिस तरह संजीदगी नजर नहीं आ रही, ये मुल्क गरीब नहीं है। मुल्क तो आपको पता है हमारा माला माल है, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, आम आदमी गरीब जो हद से ज्यादा परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पहला इशू जिस पर हमने डिस्कस किया, ये मेरे ख्याल में नॉन इश्यूज होने चाहिए। इनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कौम को सारी सूरत हाल का पता है। ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए और अगर कोई वजाहत देनी है तो सरकारी तौर पर ग्रेस के साथ वजाहत दे देनी चाहिए, नीटी क्रिटीज में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए भी ये जाहिर सी बात है कि काम करने का मार्जिन तो बहुत ज्यादा नजर आ नहीं रहा और बजट जो है वो इंतहाई मुश्किल आने वाला है। और ना तो हुकूमत अपने खर्चे कम कर पा रही है, ना ही हमें ये बता पा रही है कि जो बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं और वजूहात हैं कि दोस्त ममालिक हो गए, IFC हो, SIFT वगैरह, तो इनसे लिमिटेड एक फंड्स हमें मयसर आ जाएंगे। IMF से हमारा मुआहदा हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब और ADB और म्यूचुअल बायलैटरल जो हमारे डोनर्स हैं उनसे हम डोनेशन ले लेंगे। लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी का कहीं अंतर नजर नहीं आ रहा। खित्ते के तमाम ममालिक को देख लें, आप दुनिया के ममालिक को देख लें, सब सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो ग्रोथ नजर भी आती है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो बजाय ये कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, हुकूमत तवज्जो दे रही है कि जी ट्वीट क्यों कर दिया, जज को क्या बोल दिया, फला को क्यों कुछ कह दिया। तो इन चीजों से निकल के परफॉर्मेंस की तरफ आए और हमें सस्टेनेबल ग्रोथ का कोई मॉडल तो दें, कोई रोड मैप तो दें, कुछ बताएं तो कि आगे है क्या। मसूद साहब, आप कंटिन्यू टॉक शोज कर रहे हैं, माशी तज्जिया निगार आपके साथ होते हैं, आपका बड़ा एक जबरदस्त टॉप लीडिंग टॉक शो है, आप खुद एक टॉप लीडिंग एंकर हैं हमारे। आपको पता है कि कोई हमेशा एक बजट, तो आपको पता है सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, अवामी बजट होता है, लेकिन अवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं। इस बजट में कुछ आपको लग रहा है कि कोई बेहतरी, कोई किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी बेहतरी की बात करेंगे, इन हालात का जिक्र करेंगे, लेकिन एक मजाक है जो एक तवील अरसे से होता चला आ रहा है बजट के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर। अभी कल ही मेरी एक पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में जा रही है तो कैबिनेट का साइज बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है, हम ना कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप ले लेंगे, 12 चेयरमैनशिप हम ले लेंगे, तो हमें गाड़ी मिल जाएगी, हमें घर मिल जाएगा, नौकर मिल जाएंगे, तमाम बड़ी पर्क्स मिल जाएंगे। बस एक स्टेटस नहीं होगा कि हम कैबिनेट में बैठे में, मगर हमारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। तो जहां पर ये सोच मौजूद हो कि लोगों को अकोमोडेट करना है, पार्टीज को अकोमोडेट करना है, तो वहां पर यह सोच नहीं हो सकती कि हमें तालीम को कैसे फरोग देना है, हमें सेहत को कैसे फरोग देना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये वो चीजें हैं ना जिससे कि मुल्क तरक्की पाते हैं। मगर अगर तवज्जो ये होगी कि जी लोगों को कैसे अकोमोडेट करना है, अपना वक्त कैसे गुजारना है, आदाद शुमार का घोरा धंधा इसमें कौम को कैसे उलझाना है, तो ये तो एक मजाक है जो होता चला आ रहा है। तो लीडरशिप नजर आनी चाहिए। अगर लीडरशिप नजर नहीं आ रही तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि मुल्क को लीडरशिप का सामना है।
آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، اب اقتدار سے باہر ہیں. ان کا لب و لہجہ اور جس طرح کی سخت تنقید کرنا آپ کو پتا ہے. کیا لگ رہا ہے کہ یہ آگے چل کے کوئی یہ سب مل کے کوئی آپ کو تحریک چلتے ہوئے اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو جس طرح کیسز میں جو ہے نا بری کرتے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ عنقریب وہ بھی جیل سے باہر ہوں گے؟ دیکھیے مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ عنقریب جیل سے باہر ہوں گے، کیونکہ جیل کے اندر اگر وہ ہیں تو اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات وہ کیسز بظاہر ہیں، مگر اگر آپ ان کیسز کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ خود بتائیں کہ یہ عدت میں نکاح کا کیس ایک کڑی معاملہ ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے. یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ بہت سے نون لیگ کے رہنمائیں ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار پلیز اس پر بات نہ کریں، اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یا آپ نے دیکھا کہ سائفر کے معاملے پر آج بھی اس کی سماعتیں ہوئی ہیں. ایک کمزور کیس ہے، کوئی بس کیونکہ یہ ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن نے کہ جناب یہ جو ہے اس طرح سے انہوں نے ایک پیپر لیا اور لے کر اس کو کسی کو دیا، اور تو ثابت وہ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح توشہ خانہ والے معاملہ دیکھ لیں، اسی توشہ خانے کا معاملہ بھی کوئی بڑا مضبوط معاملہ نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کہہ چکے، دیگر لوگ کہہ چکے کہ جلد بازی میں سزائیں دے دی گئی. تو وہ ہے تو کسی وجہ سے، اور وہ وجہ برقرار ہے، نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کیسے کم کیا جائے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بدقسمتی سے ایسی کوئی ہمیں سگنلز مل رہے ہیں، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی ایسے سگنلز مل رہے ہیں. اور پھر عدلیہ میں بھی ایک ڈیوائڈ